नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है दीपक कुमार। पिछली वीडियो में आप देख रहे थे, जब हम बात कर रहे थे हिमांशु कुमार जी से, तो हमने जानने का प्रयास किया नेहरू के बारे में। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। नेहरू भारत को कैसा देखते थे, नेहरू लोकतंत्र को कैसा देखते थे, नेहरू संविधान को कैसा देखते थे, और नरेंद्र मोदी संविधान को कैसा देखते हैं, भारत को कैसा देखते हैं, इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पिछली वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे नेहरू के बारे में, लेकिन अब हम बात करेंगे आपसे कि नरेंद्र मोदी को भारत कैसा मिला। जैसा आपने बताया था हमको पिछली वीडियो में कि नेहरू को जो भारत मिला था उसमें बहुत कुछ नहीं था, यानी कुछ भी नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी को जो भारत मिला वो कैसा मिला? नरेंद्र मोदी को जो भारत मिला उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत था। हमारे यहाँ आईआईटी, आईआईएम और एम्स मिले उनको इस देश में एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और वैज्ञानिक समझ वाली जनता मिली। उनको नौजवान भारत मिला जो आगे ले जाने के देश को आगे ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। और मोदी को एक बहुत अच्छी पारी मिली थी जिसमें वो देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते थे। तो क्या मोदी देश को तरक्की के रास्ते पे नहीं ले जा रहे हैं? नहीं, मोदी चूंकि आरएसएस की ट्रेनिंग से आए थे और आरएसएस की जो विचारधारा है वो विचारधारा इस देश में सामंतवाद, पूंजीवाद और पितृसत्ता और सांप्रदायिकता को स्थापित करने की विचारधारा है, जो कहती है, गोलवलकर ने लिखा है कि देश की संपत्ति मात्र 2-3 पूंजीपतियों के पास होनी चाहिए, 2-3 बड़े लोगों के पास, और उन लोगों को राज्य के प्रति वफादार होना चाहिए, उन पूंजीपतियों को, और राज्य उनका ध्यान रखे। यानी देश के सारी जनता गरीब रहे और सिर्फ 2-4 पूंजीपति हों जो मोदी को समर्थन देते हों और मोदी उनको समर्थन देता हो। ऐसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, ये आरएसएस की विचारधारा में लिखा हुआ है। तो उसी पर वो काम करने लगे और उन्होंने नोटबंदी करके, उन्होंने जीएसटी का जो पूरा सिस्टम लाए, उससे भारत के छोटे व्यापारी को नष्ट कर दिया, भारत की पूरी जो अर्थव्यवस्था थी उसको नष्ट कर दिया। और मोदी ने इस देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठाया, साइंटिफिक सोच का भट्टा बिठाया, और भारत का जो युवा, टैलेंटेड युवा जो इस देश को आगे ले जा सकता था, उसको आतंकवादी बना दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई त्यौहार आए, चाहे वो जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो या शिवरात्रि हो, तो जाकर के मस्जिदों के सामने डांस करो, तुम वहाँ पर भगवा झंडा लगाओ, मुसलमानों को डीजे लगा करके माँ बहन की गालियाँ दो, और यही तुम्हारा राष्ट्रवाद है, यही तुम्हारे धर्म की रक्षा है। और इस तरीके से भारत के युवा को उन्होंने वहशी, नफरती और आतंकवाद के रास्ते पर धकेल दिया, ताकि भारत का युवा सरकार से सवाल ना पूछ सके, क्रिटिकल थिंकिंग ना कर सके, और ये ना देख सके कि मोदी सरकार ने नौजवान की शिक्षा पूंजीपतियों को सौंप दी, शिक्षा महंगी कर दी, भारत का सारा रोजगार खत्म कर दिया, युवा अपनी बेरोजगारी पर सवाल ना उठा सके। तो भारत के युवा की सोच को बर्बाद करने के लिए मोदी और अमित शाह ने भारत के हिंदू युवाओं को खासकर आतंकवादी बना दिया। देखिए, मोदी जी विदेशों में भी कहते रहे हैं, यहाँ भी भाषणों में उन्होंने कहा है कि हम देश को आगे ले जाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, इसमें बुनियादी काम कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वह नुकसान कर रहे हैं। आप देखिए, इस समय मैं साइकिल यात्रा कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि किसान किस तरह से बर्बाद है, किसानों को किस तरीके से पूरी जमीन पर पूंजीपतियों का कब्जा कराने के लिए कानून लेकर के आए, और उसके विरोध में भारत में इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ जो 1.5-1.25 साल तक चला, और जिसमें 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत भी हो गई। तो आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने भारत के किसानों को बर्बाद किया। दूसरी तरफ उन्होंने भारत के मजदूरों को बर्बाद कर दिया है। आज
12 घंटे काम लिया जा रहा है मजदूरों से, कोई ओवर टाइम नहीं दिया जाता, जबकि लंबे संघर्ष के बाद मजदूरों ने 8 घंटे की शिफ्ट की अपनी मांग को मनवाया था। तो आज 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम लिया जा रहा है। एक हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मजदूरों ने अपने लिए एक अधिकार के रूप में प्राप्त करी थी, आज 7 दिन काम लिया जा रहा है। परमानेंट जॉब खत्म कर दी गई है, अब प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी और ये सब बंद है। अब पूरी ठेका प्रणाली लागू कर दी गई है हर उद्योग में। अब ठेकेदार मजदूर को लगाता है, मालिक से 24,000 लेगा लेकिन मजदूर को 12-15 हज़ार देगा। कोई ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, हफ्ते की छुट्टी, 12 घंटे की शिफ्ट, सब खत्म कर दिए। तो मोदी जी ने किसानों को बर्बाद कर दिया, मजदूरों को बर्बाद कर दिया, नौजवानों की शिक्षा महंगी कर दी, बेरोजगारी देश में फैला दी है। तो मोदी जी कहते कुछ रहे हैं, लेकिन अगर आप जनता के बीच में उतर के देखेंगे तो आप देखेंगे कि देश को बर्बाद कर दिया इन्होंने। वो तो कहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं। मैं अभी पूरी साइकिल यात्रा कर रहा हूँ, मेरी ये 4थी साइकिल यात्रा है और मैं भारत के कई प्रदेश घूम चुका हूँ। मुझे आज तक मोदी जी द्वारा बनाई गई एक भी यूनिवर्सिटी नहीं दिखी, एक भी कॉलेज नहीं दिखा। मुझे जो दिख रहा है वो या तो कांग्रेस के समय में बनाई गई सरकारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस दिख रहे हैं, या पूंजीपतियों की जो दुकानें हैं जो उन्होंने यूनिवर्सिटी और कॉलेज के नाम पर दुकानें खोली हुई हैं वो दिखाई दे रही हैं। तो वो भी मोदी जी की खोली हुई नहीं है, वो तो शॉप है। शॉप तो लोग अपनी खोलते रहते हैं, उसमें मोदी जी का क्या है। तो ये मुझे मोदी जी का तो कोई काम नहीं दिखाई दिया इसमें, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में। जो मोदी जी का विजन है, जो इस तरह से मोदी जी देश को देखते हैं, जहां ले जाना चाहते हैं, उन्होंने तमाम ऐतिहासिक कार्य किए। राम मंदिर बनवा दिया, आप देखें कि कुंभ को कितना सफल ढंग से संचालित किया गया, महाकुंभ को। और आप जहां खड़े हैं इस समय, जहां हमारी आपसे वार्ता हो रही है, हम उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में हैं, आप कुशीनगर से सटे हैं जहां आपकी यात्रा समाप्त होनी है। तो उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था देखा है आपने, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसमें क्या अनुभव रहा है आपके साइकिल यात्रा में? अभी रिसेंटली ही एक लड़की का वीडियो वायरल है जिसकी के साथ छेड़खानी करी और पिता ने विरोध किया तो पिता को गोली मार दी गई। ये यूपी में हुआ है। दलित लड़कियों से बलात्कार करके पेड़ों पे लटका देने का काम यूपी में ही हुआ है। तो यूपी में कानून व्यवस्था कैसी है वो लगातार सारे देश को दिखाई दे रहा है। और आपने कहा राम मंदिर की स्थापना, राम मंदिर, इस देश में मंदिरों की तो कमी है नहीं, पहले से ही राम मंदिर बहुत बने हुए थे। और जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया है वो भारत की धर्मनिरपेक्षता को तोड़ा गया है, भारत के संविधान को रौंदा गया है। आपने एक मस्जिद में पहले तो आरएसएस के लोगों ने मूर्तियां रखी जबरदस्ती ताला तोड़ के, और फिर कहने लगे कि यही राम जन्मभूमि है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, ऐतिहासिक कोई प्रमाण नहीं है। इन लोगों ने हो हल्ला करके उसको जन्मभूमि घोषित किया और उसके बाद फिर जज को सेक्स स्कैंडल में फंसाकर अपने पक्ष में फैसला करवाया और कहने लगे हम लोग जीत गए, और एक मंदिर बना दिया। उस मंदिर में भी घोटाले किए, गुजराती ठेकेदारों को सब दिया और मंदिर भी टपकने लगा, और राम पथ जो था वो उसमें भी गड्ढे हो गए। वो सब आपने भ्रष्टाचार देखा, राम के नाम पर किस तरह इन्होंने भ्रष्टाचार किया। तो वो जो मंदिर बना है वो भारत की जनता को बेहतर कर देगा, ये हम बिल्कुल नहीं मानते। भारत की जनता को और अधिक अंधविश्वास और कर्मकांड और अज्ञानता में धकेला जा रहा है। भारत की जनता को इस समय वैज्ञानिक समझ, विकास और क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत है। भारत में एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान की ज़रूरत है, लेकिन ये लोग भारत की जनता को अंधविश्वास और पूजा पाठ और पिछड़ेपन में धकेल रहे हैं। कुंभ की आपने बात करी है, कुंभ में आपको मालूम है कि लगातार गंदे नाले, शहरों के गंदे नाले डाले जाते रहे, लोगों को भी उसी में नहलाया गया। और केंद्रीय सरकार की जो लेबोरेटरी है, उस लेबोरेटरी की रिसर्च आई कि इस पानी में लैट्रीन टट्टी घुली हुई है, उस टट्टी के पानी में लोगों को डुबकियां लगवाई गई हैं, है ना। और आप कह रहे हैं कि वो सफल कुंभ था। आपने भारत की जनता को गंदे पानी में डुबकियां लगवा दी, आप उसको रोक नहीं सकते थे, और उसको आप कह रहे हैं हमारी सफलता है ये।
तो भारत की जनता, और फिर लोग जो वापस जा रहे हैं वो बीमार पड़े हैं, उनका इलाज चल रहा है बड़े पैमाने पर, तो इसको सफलता नहीं कहते हैं, इसको जनता को मूर्ख बनाना कहते हैं। तो जनता को मूर्ख बना, लेकिन अब तो रिपोर्ट आ गई है कि पानी बहुत पवित्र था, पानी साफ सुथरा था। किसकी रिपोर्ट आई है? देखिए, साइंटिफिक रिपोर्ट का एक तरीका होता है कि जब कोई रिपोर्ट आती है तो वो कहीं छपती है, वो जो साइंटिस्ट है वो बताता है मैंने इस रिपोर्ट को तैयार करने में किस प्रक्रिया का पालन किया, कितने सैंपल लिए, कब लिए, कहाँ से लिए, किस तरीके से मैंने जांच करी है, और फिर उसकी पीयर रिव्यू होती है। दूसरे साइंटिस्ट उसको जांचते हैं कि ये जो रिपोर्ट आई है इसमें साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल किया गया कि नहीं। उसने तो कहीं पर रिपोर्ट नहीं छपवाई। वो जो सोनकर है, पहली बात तो वो साइंटिस्ट ही नहीं है, वो है मोती उत्पादक, जो काले मोती का उत्पादन करता है, वो साइंटिस्ट नहीं है। उसको अधिकार ही नहीं है इस तरह की कोई बात कहने का, लेकिन उसने भी कोई रिपोर्ट नहीं प्रकाशित करी है। उसकी रिपोर्ट किसी मैगजीन में या किसी साइंटिफिक जर्नल में नहीं छपी है। उसने सिर्फ एक वीडियो बना दिया कि मैंने जांच करी है और ये पानी साफ है। ऐसे तो कोई भी बोल दे, वो कोई ऑथेंटिक साइंटिफिक तरीके से नहीं बोला है। तो इस तरह से सरकार ने अपनी गलती छिपाने के लिए एक साइंटिफिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट को जो झूठा कहा है, ये भी अपराध है, ये भी क्राइम है कि आप एक साइंटिफिक रिपोर्ट को ऐसे ही विधानसभा में खड़े होकर कह रहे हैं कि नहीं नहीं पानी तो आचमन करने के लायक है। आप साइंटिस्ट को नीचा दिखा रहे हैं, साइंटिस्ट को झूठा बोल रहे हैं, साइंटिस्ट को सुअर कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सुअरों को गंदगी मिली, गंदगी साइंटिस्ट को मिली है, वैज्ञानिकों को मिली है। आप इस देश के वैज्ञानिकों को सुअर कह रहे हैं, ये क्राइम है। इस आदमी को जेल में डाला जाना चाहिए जो इस देश के वैज्ञानिकों को सुअर कह रहा है, संसद पे खड़े, विधानसभा में खड़े होकर के इस देश के विज्ञान का अपमान कर रहा है। वो सरकारें विकास कर रही हैं, उन्नत का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं, और ऐसे में आपको साइकिल यात्रा करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? देश की उन्नति तो हम देख रहे हैं, और जब तक इस देश में लोग हैं, जनता है, गांव हैं और जनता की समस्याएं हैं, जनता के बीच जाने के लिए आपको हवाई जहाज या जेट प्लेन नहीं चाहिए। आपको पैदल या साइकिल से ही लोगों के घरों तक, उनकी झोपड़ी तक, उनके गांव तक पहुंचना पड़ेगा। और यही हमें फकीरों ने, संतों ने, महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने, सब ने सिखाया है कि लोगों तक जाओ, उनसे मिलो, उनसे बात करो, उनकी तकलीफ़ें सुनो और उस पर काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।